हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज नीट के पेपर को कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 101 से लेकर 125 तक सॉल्व कर दिया। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब हम इस वीडियो में 126 से क्वेश्चन से लेकर 150 तक करेंगे। इस तरह से कंप्लीट हम लोग 200 तक करने वाले हैं। तो ये बायोलॉजी का पार्ट 2 है, ठीक है। जो पार्ट 1 नहीं देखें वो आगे वो देख लें, उसके बाद ये देखें, ठीक है। जो एग्ज़ाम दिए हैं अपने स्कोर मिला लें, और जो नहीं दिए हैं वो भी एक ओवरव्यू ले लें कि नीट का पेपर आखिर कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो फोबिया है वो आप इस वीडियो को देखकर आपके दिमाग से हट जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो है आज पूछा गया है, जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था? 2002, 1985, 1992 या फिर 1986? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैंने पहले ही बताया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 में ऐसा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परपोषी कोशिकाओं में बाहरी डीएनए को अंतःक्षेपित करने के लिए जीन गण विधि में प्रयुक्त सूक्ष्म कण किस धातु के बने होते हैं? चांदी, तांबा, जिंक, टंगस्टन या स्वर्ण? तो इसका जो भी आंसर लगाए थे टंगस्टन, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन या फिर स्वर्ण, ठीक है। टंगस्टन या स्वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, झिल्ली के आर पार सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध आयनों की गति और एकत्र होने की क्रिया किसके द्वारा व्याख्या की जा सकती है? सक्रिय परिवहन, पराशरण, सुषायद विशरण या फिर निष्क्रिय परिवहन? तो इसका जो क्वेश्चंस था, इसका आंसर बहुत से स्टूडेंट्स ने पराशरण टिक किया था, बट मैं बता दूं पराशरण नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्रिय परिवहन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। जिन्होंने इसका ऑप्शन 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। जिन्होंने इसका ऑप्शन ए क्लिक किया था बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है। सक्रिय पराशरण इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चंस पूछा गया है, स्तंभीय विजांड न्यास किसमें देखा जा सकता है? ऑप्शन ए था गुड़हल, पिट्यूनिया और नींबू। ऑप्शन बी था सरसों, खीरा और प्रिमरोज। ऑप्शन सी था गुड़हल, बीन्स और लुपिन। एंड ऑप्शन डी टमाटर, डायथेंस और मटर। तो इस तरह से आपको आंसर देना था बल्क में। तो देखो, स्तंभीय बीजांडन्यास जो है वो आपको गुड़हल में देखने को मिलेगा, पिट्यूनिया में देखने को मिलेगा और नींबू में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टैक्सोनॉमी का ये क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। जिन्होंने भी इनका आंसर ऑप्शन ए लगाया था बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सभी कथनों को पहचानिए। आपको सभी कथन को पहचानना है, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए कथन क्या क्या है। कथन यहाँ पे आपको ABCDE 5 कथन दिख जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। सही कथन आपको बल्क में चुनना है। ओके, तो बल्क में आपको कथन चुनना है कि कौन सा सही है, ठीक है। चलो देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। तो पहला कथन है, अपरदाही कणों को खंडित करते हैं। अपर दाहारी जो होते हैं वो कणों को खंडित करते हैं, बिल्कुल ये सही है। अपर्दन जो होता है, अपर्दन मतलब क्या होता है? एक जगह से वो खंडित हो के दूसरे जगह पे उसका विमोचन हो जाता है, तो वो सही है। दूसरा कथन बोला गया, कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा ह्यूमस और अधिक अपघटित होती है जिसे खनिजीकरण कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, खनिजीकरण का परिभाषा यही है कि कुछ सूक्ष्म जीवाणु द्वारा ये होती है, तो ये भी सही है। उसके बाद बोला गया, जब जल घुलनशील अकार्बनिक पोषक मृदा के नीचे चले जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं जिसे निक्षालन कह लेते हैं, ठीक है। निक्षालन जो होता है उनका ये डेफिनेशन बोला गया। इसमें क्या होता है? जल घुलनशील अकार्बनिक पोषक मृदा के नीचे चले जाते हैं, तो ये भी सही है। निक्षालन का ये परिभाषा है। उसके बाद चौथा है, अपर्दन खाद्य श्रृंखला जीवित जीवों से आरंभ होती है। बिल्कुल गलत है। अपर्दन जो होती है वो खाद्य श्रृंखला से स्टार्ट नहीं होती है। उसके बाद पूछा गया, केचुआ अपर्दन को खंडित करके छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं जिससे अपचयन कहते नहीं। ये केचुआ का काम नहीं होता। केचुआ तो बस मृदा में वायु का संचार करती है। तो हमारा देखो ABC सही है और D और E गलत है। ऐसे हमको आंसर चुनना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ABC सही है, किसमें? केवल ABC
ऑप्शन बी में दिया गया, केवल ए बी सी सही है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूकैरियोट्स में डीएनए का प्रतिआकुतियन कब होता है? ऑप्शन ए G2 अवस्था, ऑप्शन बी M अवस्था, ऑप्शन सी S अवस्था एंड ऑप्शन डी G1 अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए S अवस्था। ठीक है, S फेज जो होते हैं, S फेज में ये होता है। ठीक है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया उनका बिल्कुल सही है। क्वेश्चंस पेपर जो है वो स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है, इसलिए थोड़ा सा इस तरह से प्रिंट आया है, बस कोई बात नहीं, हमें बस देखना है कि करेक्ट आंसर क्या होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दो कथन दिया गया था और दोनों कथन में आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो पहला कथन क्या बोल रहा है, मध्याविचालक और बाह्य अविचालक शब्द का उपयोग पादपों के द्वितीयक जाइलम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल ये कथन गलत है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, बाह्य आदिलवयस तथा सामान्य मूलतंत्र का लक्षण है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं मेरा कथन ए जो है वो गलत है, परंतु कथन बी सही है। चलो, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहुप्रभावित की घटना का अर्थ क्या है? तो इसका क्या अर्थ होता है? तो देखो, ये एक एकल जीन होता है, ठीक है, जो बहुत से दृश्य प्रारूपी अभिव्यक्तियों को प्रभावित करती है। तो ये एक एकल जीन होता है जो बहुत से दृश्य प्रारूपी अभिव्यक्तियों को प्रभावित करती है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भी डी लगाएं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट के युग्म को पहचानना है। ऑप्शन ए इक्विशिटम और शाल्विनिया, ऑप्शन बी लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, ऑप्शन सी सिलेजिनेला और साल्विनिया एंड ऑप्शन डी सालुटम और साल्विनिया। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो जिन्होंने भी इसका आंसर ऑप्शन सी लगाया बिल्कुल सही है, सिलेजिनेला और साल्विनिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में आते हैं, नीट में आपको पता ही होगा कथन के फॉर्मेट में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये कथन करके जाना चाहिए था। ठीक है, तो पहला कथन क्या बोल रहा है, पश्चवारु में संकरी वाहिकाओं वाले जोड़े जो होते हैं जाइलम तत्व होते हैं। हाँ, ये कथन बिल्कुल हमें सही लग रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सर्दियों में कैम्बियम कम क्रियाशील होता है। सर्दियों में कैम्बियम कम क्रियाशील होता है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन है? कोई भी रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है इन दोनों में। ठीक है, लेकिन है दोनों सही। तो हम इसका कौन सा ऑप्शन के साथ जा सकते हैं? ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया है, सही कथनों को पहचानना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 कथन दिए जाएंगे और आपको बताना है कौन कौन से कथन सही है, और उसके अकॉर्डिंग आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे, है ना, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे और उसको आपको आंसर देना है। चलो देखते हैं। पहला क्या, वातरंध्र लेंस के आकार के छिद्र होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत, गैसों के आदान प्रदान नहीं करती, ये वाटर का करती है। ठीक है, दूसरा, मौसम में प्रारंभ में बनी छाल को कठोर छाल कहा जाता है। मौसम के जो प्रारंभ में छाल बनती है उसको कठोर छाल बोला जाता है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा, छाल एक तकनीकी शब्द जो संवहनी कैम्बियम से बाहर के सभी उत्तकों में संदर्भ में प्रयुक्त होता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद, छाल परिचर्म और द्वितीयक फ्लोएम के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद बोला गया, कागजन मोटाई की एक परत नहीं होती। कागजन जो होती है वो मोटाई की एक परत नहीं होती, ये भी गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा जो है पहला ऑप्शन है, बी और सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको 2 सूची दिख रही है और यहाँ पे आपको मिलाना है। चलो, आपको इस तरह से अब दिख रही है पूरी, है ना।
ठीक है, चलो मिलाते हैं। तो पहला जो है एम प्रावस्था, ठीक है, एम प्रावस्था जो होती है वो सम विभाजन, तो हमारा ये जो है 4 से मिलेगा। उसके बाद क्या है G2 प्रावस्था, G2 प्रावस्था का क्या हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण, बिल्कुल ये हमारा प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा। उसके बाद क्या है शांत प्रावस्था, शांत प्रावस्था का क्या हो जाएगा, अक्रिय अवस्था, हाँ शांत प्रावस्था को अक्रिय अवस्था बोलते हैं, ये इसके साथ मैच हो जाएगा। और जीवन अवस्था क्या हो जाएगा, जीवन अवस्था जो होगा वो हमारा समसूत्री कोशिका विभाजन और डीएनए प्रतिकृतियन के आरंभ होने के बीच का अंतराल, इस तरह से हमारा मिलेगा। तो हम इसको मिला सकते 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगेन कथन और कारण में हमारा क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, कथन और कारण बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चलो देख लेते हैं। तो पहला कथन क्या है, अनावृत पादपों में परागकण जो होते हैं वो सूक्ष्म बीजाणुधानी से मुक्त होते हैं और वायु धारा द्वारा ले जाते हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या बोला है, वायु धारा परागकणों को स्त्री धानी के मुख पर ले जाती है जहां नर युग्मक छोड़ दिए जाते हैं और परागन नली का निर्माण नहीं होता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, लेकिन दोनों में रिलेशन है, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा दोनों ही सही है परंतु रिलेट नहीं है। ठीक है, रिलेट नहीं है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे भी सूची 1 सूची 2 है और आपको आंसर देना है। ठीक है, और मिलाने के बाद देखो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। चलो मिलाते हैं। तो पहला लो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैटलेज का सक्रियकरण। तो लो जो होगा वो कैटलेज का सक्रियकरण करेगा। उसके बाद क्या, जिंक ऑक्सीजन का संश्लेषण करता है, बिल्कुल, तो बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या, बोरॉन जो है वो कोशिका का लंबन और विभेदन करता है, बोरॉन, तो हमारा इसका डी हो जाएगा। उसके बाद मॉलिब्डेनम क्या करता है, नाइट्रेट रिडक्टेंस का घटक करता है, तो इसका हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, 1 का 3, बी का 1, सी का 4, हाँ ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन डी लगाया बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन रासायनिक प्रासरण के लिए आवश्यक है। रासायनिक प्रासरण के लिए कौन सा समायोजन आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। तो इसमें देखो झिल्ली हो जाएगा, बिल्कुल, प्रोटॉन्स पंप हो जाएगा, बिल्कुल, प्रोटॉन प्रवणता हो जाएगा और एटीपी सिंथेस हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पुनर्योगज की डीएनए के निर्माण के मुख्य चरण नीचे दिए गए उन्हें क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब कौन सा सीक्वेंस में पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, इस तरह से आपको आंसर देना है। ठीक है, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो, तो पुनर्योगज जो होती है वो डीएनए के निर्माण के लिए जो मुख्य चरण होते हैं उसको किस तरह से आप अरेंज करोगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वांछित डीएनए खंड को पृथक करना, तो ये हमारा पहला आ जाएगा। ओके, वांछित डीएनए जो होते हैं वो खंडन को पहले पृथक्करण किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, प्रतिबंधन एंजाइम्स द्वारा डीएनए को एक विशिष्ट सतह पर काटा जाता है, तो ये हमारा पहला हो जाएगा, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पीसीआर का उपयोग करते हुए वांछित जीन का आवर्धन होगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। उसके बाद परपोषी कोशिका में पुनर्योगज डीएनए का अंतःक्षेपण होगा, ये हमारा चौथा हो जाएगा। तो इस तरह से हम जा सकते हैं कौन से ऑप्शन पे, CDBA ऑप्शन डी, CDBA ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है।
पहला, औद्योगिक अपशिष्ट जल में कुछ विषैले पदार्थ के बढ़ने के उत्तरोत्तर पोषी स्तर पर जीवों में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है ये, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, वहित मल के प्रदूषण जलाशय में जैविक पदार्थों का अपघटन करके जो सूक्ष्म जीव अत्यधिक ऑक्सीजन लेते हैं जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, जल में अतिरिक्त जैविक पदार्थों के कारण शैवाल प्रस्फुटन होता है जो जल के गुणों को उन्नत करता है और मछली पालन को बढ़ावा देता है, बिल्कुल गलत, ये सही नहीं है। उसके बाद सुपोषित जलाशय में जलकुंभी की अतिशय वृद्धि से जलाशय में परितंत्र गति में असंतुलन पैदा होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे बोला गया तो कौन सा सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम्स के विषय में कौन सा कथन सही है, ठीक है। आपको बल्क में आंसर देना है, ठीक है। 4 ऑप्शन तो आपको दिख जाएंगे लेकिन यहाँ पे भी बल्क में आंसर होगा, तो देख लेते हैं। इस विकार का वर्णन सबसे पहले लेगार्ड डाउन 1866 में किया था, नहीं ये गलत है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। उसके बाद क्या बोला गया, एक व्यक्ति में साधारणतः नर परिवर्धन होता है जबकि मादा परिवर्धन भी व्यक्त होता है, नहीं ये भी गलत है, नहीं होगा। उसके बाद क्या है, प्रभावित व्यक्ति छोटे आकार का होता है, हाँ छोटे आकार का होता है, ये सही है। शारीरिक साइको मोटर और मानसिक विकास रुक जाता है, बिल्कुल रुक जाता है। उसके बाद ऐसे व्यक्ति वंध्य हो जाते, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी और डी, सी और डी किस में, ऑप्शन सी में। तो जिन्होंने भी इसका ऑप्शन सी लगाया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको फिर से सुमेलित करना है और सुमेलित करके आपको आंसर देना है कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है सहोपकारिता, ये क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए प्लस और बी प्लस, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके चलो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद सभोजिता प्लस ए और ओ बी का ये कॉम्बिनेशन है, तो हमारा ये 1 हो जाएगा। उसके बाद अंतर्जातीय परजीविता, इसका क्या हो जाएगा, अंतर्जातीय परजीविता ये हो जाएगा माइनस के ए और ओ बी, ये कॉम्बिनेशन होगा, बिल्कुल सही है। और परजीविता का क्या हो जाएगा, प्लस ए और माइनस बी, ये हो जाएगा। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि 4 1 2 3 हमारा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कथन का जो संबंध है वो भी आपको बताना है, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा कथन सही हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल, हाँ चलिए देखो, पहला कथन क्या है, एक पुष्प को रूपांतरित तने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें प्रोर मेरिस्टेम का परिवर्तन पुष्पीय मेरिस्टेम में हो जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रोर के पर्व संघनित होकर उत्तरोत्तर पर्वों पर बजाय विभिन्न पुष्पीय उपांग उत्पन्न करते हैं। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना कौन सा सही है। तो ये जो कथन है, ये प्रोर के पर्व, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, लेकिन रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो दोनों ही सत्य है परंतु रिलेशन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। आंसर इज ऑप्शन सी। जिन्होंने भी सी लगाया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राइबोसोम्स में कितने भिन्न भिन्न प्रोटीन होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 20 80 60 या 40, तो 80 होते हैं, ठीक है। 80 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ओके चलिए इसको मिलान करते हैं। ससंजन जल अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण, उसको बोलते हैं ससंजन। आसंजन क्या होता है, ध्रुवीय सतहों की ओर आकर्षण, ठीक है, ध्रुवीय सतहों की ओर आकर्षण। उसके बाद पृष्ठ तनाव द्रव अवस्था में अपेक्षित अधिक आकर्षण, ये द्रव तनाव पे होता है ना। चलो इसका ये हो जाएगा। और बिंदु स्राव क्या हो जाएगा, बिंदु स्राव इस अवस्था में जल की हानि होती है। तो हमारा मैच हो गया
2413, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भी ऑप्शन बी टिक किए हैं एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अगेन मिलाना है, मिला के आंसर देना है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। तो पहला है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशंस, इसका हो जाएगा पायरूवेट्स विहाइड्रोजिनेज, तो ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस का हो जाएगा ईएमपी परिपथ, तो इसका हो जाएगा 4। उसके बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशंस, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इसका 3 हो जाएगा। और उसके बाद ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, इसका हो जाएगा सिट्रेट सिंथेस। तो इस तरह से 2431 इज द गाइड आंसर, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, मेलोनेट किसकी सक्रियता को रोककर रोग कारक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, ठीक है। ऑप्शन ए डाइनाइट्रोजिनेज, ऑप्शन बी सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन सी एमाइलेज एंड ऑप्शन डी लाइपेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी टिक लगाया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपको 2 कथन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 2 कथन दिए गए हैं, अब इसमें से आपको बताना है क्या रिलेशन बनता है और क्या कथन सही है। चलो, तो पहला कथन क्या है, गौशे के स्पर्धी अपवर्जन नियम के अनुसार एक ही स्रोत के लिए स्पर्धा करने वाली 2 निकटतम संबंधित जातियों अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती और स्पर्धी रूप से घटिया जाति अंततः विलुप्त हो जाती है। ये हाँ बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन क्या बोला, साधारणतः शाकाहारियों की बजाय मांसाहारी स्पर्धा द्वारा अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होता है उपयुक्त, हाँ ये कथन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बोल रहा शाकाहारियों के बजाय मांसाहारी स्पर्धा अधिक होता है, नहीं ये गलत हो जाएगा, शाकाहारी अधिक होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, कथन ए सही है और कथन बी जो है वो गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन डी में दिखेगा, ठीक है। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 150 तक मैंने कंप्लीट सॉल्व करा दिया। इसका बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा। तो कंप्लीट अगर ऑल पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ, उसको जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।